नमस्कार मित्रों, आज मैं रीट एग्ज़ाम 2011 से संबंधित सॉल्व्ड पेपर लेकर आया हूं। यह जो पेपर है संस्कृत भाषा का है और इसके पहले मैंने 4 वीडियोस रीट एग्ज़ाम 2012 से संबंधित पेपर के अपलोड कर दिए हैं। आप उसको भी ज़रूर देखें। 5वां वीडियो है लेवल 1 पार्ट 1 का यह वीडियो। इसमें 30 प्रश्न हैं संस्कृत भाषा के। तो दोस्तों आप देखें वीडियो को पूरा, और देखने के साथ साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक वीडियो तभी पहुंचेंगे जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों को। भाषा 1 संस्कृतम। अत्र 63 प्रश्नानि सन्ति। यहाँ पर 30 प्रश्न दिए गए हैं। सर्वे प्रश्न समाधेय, सभी प्रश्नों को करना है। पहला प्रश्न है उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। उ स्वर का उच्चारण स्थान होता है। तो उ जो स्वर है इसका उच्चारण स्थान होता है उपुपदमानिया नाम मोष्ठौ। तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ से यह उच्चारण होता है उ वर्ण। अगला प्रश्न है री स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। री स्वर का उच्चारण स्थान होता है। तो री स्वर का उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणाम मूर्धा। जो री स्वर है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो इसका राइट आंसर है सी, मूर्धा। यह सही है। री टू मतलब टवर्ग, और रा और शा षटकोण वाला मूर्धन्य षकार जिसे हम बोलते हैं। तो इन सभी का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अगला प्रश्न चवर्गस उच्चारण स्थानम भवति। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो चवर्ग का उच्चारण स्थान होता है ईचू यसानाम तालु। ई चवर्ग चा छा जा झाइयाँ, और इसके बाद या और शा सा तालव्य सकार, इन सब का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बालक शब्दस्य तृतीयैक वचनम रूपम भवति। बालक शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या है? तो बालकेण, बालकेन, बालकई या बालका भी। दोस्तों यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है बालकेन। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, इस प्रकार यह तृतीय विभक्ति के रूप है। तो बालकई बनता है बहुवचन में और एक वचन में बनता है बालकेन। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप पूछा गया है, तो बालकेन राइट आंसर है। अगला प्रश्न पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनता है? पितरम, पितुः, पितॄन या पितरान। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है सी, पितॄन। यह बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न युष्मद् शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम भवति। युष्मद् शब्द के पंचमी एक वचन में क्या रूप बनता है? तो युष्मत्, युष्मभ्यम, त्वत् या फिर त्वयि। तो दोस्तों पंचमी एक वचन का रूप पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। इस प्रकार रूप चलते हैं पंचमी विभक्ति में, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। तो त्वत् यह राइट आंसर है पंचमी एक वचन का। अगला प्रश्न है गुरवे इति रूपमस्ति। गुरवे यह रूप है चतुर्थी एक वचनस्य, पंचमी एक वचनस्य, षष्ठी एक वचनस्य या फिर तृतीया एक वचनस्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गुरवे, आप समझ गए होंगे, चतुर्थी एक वचन का रूप है, चतुर्थी एक वचन का। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने के बाद पहले आप भी यदि उत्तर देना चाहते तो मन में सोच सकते हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। आप फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर अपने कितने सही निकले यह ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आगे प्रश्नों को देखते हैं। दृश्य धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषे बहुवचने रूपमस्ति। दृश्य धातु का, दृश्य धातु देखने के अर्थ में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है। दोस्तों लट लकार में जो दृश्य धातु के रूप चलते हैं, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है, तो इसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। तो यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा गया है, तो पश्यन्ति बनेगा। इसका राइट आंसर है डी, डी। यदि एक वचन का रूप पूछते तो बनता पश्यति, बहुवचन में पश्यन्ति। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न सेव धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। सेव धातु के लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है? सेव धातु जो है सेवा करने के अर्थ में आती है, और
इसका उत्तम पुरुष, पहले तो लंग लकार जो कि भूतकाल में चलता है, और उत्तम पुरुष एक वचन में जो रूप बनता है असेवत, असेवताम, असेवंत, तो इसका जो उत्तम पुरुष का रूप है वह है असेवे, असेवे, यह उत्तम पुरुष का रूप है। यह असेवत, यह प्रथम पुरुष का रूप है असेवत, असेवताम, असेवंत, असेवथा, असेवथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवे, असेवे वही, असेवे मही, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, असेवे, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। अगला प्रश्न है पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। पा धातु जो पाने के अर्थ में, पा पाने यह धातु का अर्थ है, पीने के अर्थ में है। विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा गया है। तो यहाँ पर पिबेत, पिबेतम, पिबेम, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, इसमें छप नहीं पाया। चलो देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है पिबेत, पिबेतम, पिबेम। यह दोस्तों तीनों इसके आंसर नहीं है, यहाँ पर चौथा आंसर जो होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वह है पिबेत, और पिबेत में हलंत नहीं होनी चाहिए, तो पूरा ता होना चाहिए अंत में, पिबेत यह बनता है। इसके रूप चलते हैं पा धातु के, पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो विधिलिंग लकार के जो रूप हैं वह है मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप में बनता है पिबेत, जो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, छप नहीं पाया था, यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अस धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो अस धातु के जो सॉरी दोस्तों लिट लकारे, लिट लकार में पूछा गया है। तो अस धातु के जो रूप चलते हैं उसमें अस्ति, स्ता, संति इस प्रकार रूप चलते हैं जो कि लट लकार में है। लेकिन जब इसको हम लिट लकार भविष्य काल में परिवर्तित करेंगे तो अस धातु के स्थान पर भू आदेश हो जाता है, अस्तेर भू सूत्र से, और इसमें जो रूप चलते हैं वह चलते हैं भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है भविष्यति, भविष्यति। अगला प्रश्न, यहाँ पर फिर से मिस्टेक है, यहाँ पर छप नहीं पाया, लेकिन अपना आंसर जो है वह है भविष्यति। अगला प्रश्न, था व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम भवति। था व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? था जो व्यंजन है वह किस वर्ग में आता है? तो पहले तो हमें वर्ग देखना है। तो ता, था, दा, धा, ना, तवर्ग में यह आता है, और तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, लृतु लसानाम दंता, तो इसका उच्चारण स्थान है दंत, दंत इसका उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न, खालिस्थान सह बालकः गच्छति। किसके साथ बालक जा रहा है? खालिस्थान, यहाँ पर अत्र रिक्त स्थान शुद्ध रूपम भविष्यति। रिक्त स्थान पर शुद्ध रूप का हमें चयन करना है, पिता, पितरम, पित्रा या पित्रे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तृतीय एक वचन सह के योग में होता है। सह के योग में हमेशा तृतीय एक वचन का रूप प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तृतीय एक वचन है सी में, पित्रा में। तो पित्रा सह बालका गच्छति, पिता के साथ बालक जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ है बालकेन मोदकम रोचते। बालक को मोदक मतलब लड्डू रोचते अच्छे लगते हैं। अत्र रेखांकित पदम, यहाँ पर जो रेखांकित पद है बालकेन शुद्ध रूपम भविष्यति, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मतलब रोचते धातु के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बालकाय होना चाहिए, चतुर्थी एक वचन का प्रयोग होगा, बालकाय मोदकम रोचते। अगला प्रश्न, नृपः दुर्जनम क्रुध्यति। राजा दुर्जन पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर जो दुर्जनम है, यहाँ इसके स्थान पर किस विभक्ति का प्रयोग होगा? क्रुध्यति दोस्तों यहाँ पर धातु है, और क्रुद्ध ध्वेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, इस सूत्र के द्वारा क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दुर्जनाय होना चाहिए यहाँ पर, नृपः, नृपः दुर्जनाय क्रुध्यति, राजा दुर्जन के लिए क्रोध करता है। तो इस प्रकार दुर्जनाय यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अभितः परितः योगे विभक्ति भवति। अभिता और परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगेपि, यह सूत्र है, और इस सूत्र के द्वारा
इन सब शब्दों के योग में अभिता परिता आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर है द्वितीया। अभिता परिता समयः निक्सा हा प्रतियोगेपि, इस सूत्र के द्वारा। अभिता मतलब होता है दोनों ओर, परिता मतलब होता है चारों ओर। तो हम बोल सकते हैं वनम परितः जलम अस्ति, जंगल के चारों ओर जल है। या फिर और भी हम वाक्य बना सकते हैं, वनम अभितः जलाशयम अस्ति, वन के दोनों ओर जलाशय हैं, इस प्रकार। तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है अभिता परिता के योग में। अगला प्रश्न, नायकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। नायक इस पद का संधि विच्छेद क्या है? ने प्लस अकः, नई प्लस अकः, नो प्लस अकः, नौ प्लस अकः। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नई प्लस अकः। नई प्लस अकः नायकः, आई के स्थान पर आय आदेश हो जाता है। यहाँ पर जो संधि है वह है अयादि संधि। अयादि संधि यहाँ पर है। अगला प्रश्न, इति प्लस अपि, इति प्लस अपि अत्र संधि भविष्यति, यहाँ पर संधि होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे यण संधि है, इत्यपि बनेगा इसका। इति प्लस अपि इत्यपि, ई के स्थान पर या हो जाएगा, जो ता में ई है इस ई के स्थान पर हो जाएगा या, तो बन जाएगा इत्यपि। अगला प्रश्न, बागीसा अत्र संधि अस्ति। बागीसा में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ पर बाक प्लस ईसा, इसका विग्रह होगा बाक का आधा और प्लस ईसा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बाक में का है, बाक में जो का है, का के स्थान पर हो गया है गा। तो यहाँ पर का के स्थान पर गा होना क्या कहलाता है? इष्टुत्व, जसत्व, इष्टुत्व या फिर उत्व। तो आपको पता होगा कि जस जो प्रत्याहार इसमें वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं और यह गा जो है वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए यहाँ पर है जस्तु संधि। इसका राइट आंसर है बी, जस्तु संधि यहाँ पर है बागीसा में। अगला प्रश्न है, बनौषधि अत्र संधि विच्छेदास्ति। बनौषधि में संधि विच्छेद है। वन प्लस औषधि बनौषधि, और इसका जो विग्रह है वह है सी, वन प्लस औषधि बनौषधि। यहाँ पर जो संधि है वह है वृद्धि संधि। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान जो है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, यह इसकी परिभाषा है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम अस्मिन् पदे समासः अस्ति। नीलोत्पलम इस पद में समास है। तो दोस्तों नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, इस प्रकार विग्रह करके, या फिर नीलम उत्पलम ऐसा विग्रह करके, उत्पल का विशेषण है। उत्पल कैसी है? पंखुड़ी कैसी है? नीली है। तो यहाँ पर नीलोत्पल कर्मधारय समास यहाँ पर है। कर्मधारय समास विशेषण विशेष से होने पर। अगला प्रश्न, अधिहरि अस्मिन् पदे समासः अस्ति। अधिहरि पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों जो अधिहरि शब्द है यह अव्यय है, और अव्यय होने के कारण यह अव्ययीभाव समास यहाँ पर है। अव्ययीभाव समास यहाँ पर है। हरऊ इसका विग्रह है, और अधिहरि यह शब्द बनता है अव्ययीभाव समास में। अगला प्रश्न, रामकृष्णौ अस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। रामकृष्णौ इस पद का समास विग्रह क्या है? तो रामश्च कृष्णश्च, रामः च कृष्णः च, इस प्रकार विग्रह करके यहाँ पर यह जो विग्रह रामः च कृष्णः च, यह विग्रह करके यहाँ पर समास है द्वंद्व समास, जो कि दोस्तों यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। इतरेतर द्वंद्व समास रामकृष्णौ। अगला प्रश्न, कथितः अत्र धातु प्रत्ययश्च स्तः। कथिता यहाँ पर धातु और प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों कथ धातु और यहाँ पर जो प्रत्यय है वह है ता प्रत्यय। कथ धातु और अक्ता प्रत्यय, आधा का और ता प्रत्यय करके कथिता बनता है। बीच में इट का आगम हो जाता है, यहाँ पर इट ई आ जाता है और कथिता यह बन जाता है। अगला प्रश्न है, छात्रेषु मोहनः पटुतमः। छात्रों में मोहन जो है पटुतमः मतलब सबसे चतुर है। तो छात्रेषु मोहनः पटुतमः, यहाँ पर जो पटुतमः है रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है इस रेखांकित पद में? तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्यय है आप समझ गए होंगे, तम लगा हुआ है इसलिए तमप प्रत्यय है। तमप प्रत्यय,
तम प्रत्यय जब होता है जब बहुतों में एक की विशेषता बतानी हो, बहुत से लोगों में एक की विशेषता बतानी हो तो वहाँ पर होता है तम प्रत्यय, और जहाँ दो लोगों में एक की विशेषता बतानी हो वहाँ पर होता है तर प्रत्यय। जैसे यहाँ पर होता रामः मोहना च रामे मोहने, इस प्रकार पटुतरः, दो में जब बताते हैं, दो लोगों में विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर पटुतरः आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे, तम प्रत्यय यहाँ पर है। अगला प्रश्न है मया पाठा पठनीया, मेरे द्वारा पाठ पठनीय मतलब पठनीय है, पढ़ने योग्य है। तो रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति, इस रेखांकित पद में पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो पठ धातु से यहाँ पर अनीयर प्रत्यय यहाँ पर दोस्तों है, अनीयर प्रत्यय। तब्यत तब्या नीयरा सूत्र के द्वारा अनीयर प्रत्यय हुआ है और जो कि चाहिए अर्थ में होता है। अगला प्रश्न, मोहन गेंद से खेलता है, मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? मोहनः कंदुकात् क्रीडति, या फिर मोहनः कंदुकम क्रीडति, या मोहनः कंदुकेन क्रीडति, या मोहनः कंदुकाय क्रीडति। तो मोहन गेंद से खेलता है, तो गेंद से खेलने में क्या उसका साधन है? साधन क्या है? गेंद। तो गेंद से खेलता है, साधक तमम करणम एक सूत्र है और उससे करण कारक होकर के मोहना कंदुकेन क्रीडति, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंदुकेन जो कि तृतीया विभक्ति लगेगी, गेंद के द्वारा खेल रहा है या गेंद से खेल रहा है, इसलिए कंदुकेन क्रीडति। वह बालक विद्यालय की ओर जाता है, वह बालक विद्यालय की ओर जाता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादः अस्ति, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या है? सा विद्यालयस्य प्रति गच्छति, सा विद्यालयेन प्रति गच्छति, सा विद्यालयात् प्रति गच्छति, सा विद्यालयं प्रति गच्छति। तो इसका आंसर है सा विद्यालयं प्रति गच्छति। जो प्रति शब्द है, प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, सा विद्यालयं प्रति गच्छति। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, वह ब्राह्मण को धन देता है, वह ब्राह्मण को धन देता है। तो अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है सा विप्रम धनम ददाति, सा विप्रेण धनम ददाति, सा विप्राय धनम ददाति, सा विप्रस्य धनम ददाति। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, दान कर्म के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सा विप्राय धनम ददाति, सा विप्राय धनम ददाति, यह राइट आंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 30 प्रश्न आपके लिए बताए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, और दोस्तों जो भी विषय से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं तो आप अपनी कमेंट में लिख करके हमें बता दें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे अगले वीडियोस पहुंच सकें। दोस्तों प्लेलिस्ट भी बनी हुई है रीट एग्ज़ाम से संबंधित, उसमें सभी वीडियोस अपलोड हैं। अभी तक मैंने 2012 का पेपर अपलोड कर दिया है, वह भी हैं, और भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप सभी देखें। धन्यवाद।